हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। अभी हम लोग इंग्लिश लिटरेचर में प्री रोमांटिक्स के जितने भी हमारे माइनर राइटर्स रह चुके हैं उनको हम कंप्लीट कर लेंगे आज। आप मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। इनका यूज़र नेम मैंने यहाँ दिया हुआ है। अभी हम बात करेंगे सबसे पहले मार्क एकेनसाइड के बारे में। मार्क एकेनसाइड का लाइफ स्पैन है 1721 to 1770। He was a poet. He was physician also, but not very good at this profession. Physician के प्रोफेशन में ये उतने अच्छे नहीं थे। मार्क एकेनसाइड अपनी एक पोएम के लिए जाने जाते हैं जो इनकी वन ऑफ द बेस्ट पोएम्स हम कह सकते हैं, दैट इज द प्लेजर्स ऑफ इमेजिनेशन। एंड एज यू कैन डिराइव द आइडिया फ्रॉम टाइटल इटसेल्फ कि इन्होंने ये कहा कि हम तरह तरह की इमेजिनेशन से कैसे प्लेजर डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, टोबायस स्मोलेट जो थे, इन्होंने अपने नोवेल में मार्क एकेनसाइड को सटायराइज किया। नोवेल का नाम क्या है? द एडवेंचरस ऑफ पेरेग्रीन पिकल। ये नोवेल लिखा था टोबायस स्मोलेट ने, एंड इसमें इन्होंने एकेनसाइड को एज अ फिजिशियन दिखाया है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने एकेनसाइड को जो है सटायराइज किया है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि एकेनसाइड अपने इस प्रोफेशन, फिजिशियन वाले प्रोफेशन में इतने अच्छे नहीं थे, इसीलिए इनको टोबायस स्मोलेट ने जो है सटायराइज किया। मार्क एकेनसाइड की जो वेरी फर्स्ट पोयम इन्होंने लिखी दैट वाज द वर्चुओसो। जब आप वर्चुओसो को पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि इन्होंने एग्जैक्ट इमिटेशन की थी एडमंड स्पेंसर के वर्क की। तो एडमंड स्पेंसर के वर्क्स को इन्होंने एग्जैक्ट जो है कॉपी किया, उनके लिखने के स्टाइल को इन्होंने इसमें कॉपी किया, एंड द वर्चुओसो पोयम पब्लिश हुई 1737 में। अब ये जो पोयम है द प्लेजर ऑफ इमेजिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में यहाँ हम बात करेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। द प्लेजर ऑफ इमेजिनेशन, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि यहाँ पर इन्होंने किसके बारे में बात की? इन्होंने अलग अलग इमेजिनेशन के बारे में बात की, एंड अलग अलग इमेजिनेशन से आप किस तरीके का प्लेजर डिराइव करते हैं उसके बारे में बात की। ठीक है, दूसरा, इन्होंने यहाँ पर जो इमेजिनेशन के बारे में बात की है, ये आइडिया इनको कहाँ से मिला? ये आइडिया इन्होंने लिया जोसेफ एडिसन के जो एसेज हैं वहाँ से। सो जोसेफ एडिसन के जो एसेज हैं द स्पेक्टेटर में पब्लिश हुए हैं, है ना। द स्पेक्टेटर के एसेज से इन्होंने इमेजिनेशन का आइडिया लिया और अपने वर्क में डाल दिया। तो अगर क्वेश्चन ये आ जाए मार्क एकेनसाइड ने इमेजिनेशन का आइडिया कहाँ से लिया, तो वो लिया था इन्होंने जोसेफ एडिसन के एसेज से। ये जो पोयम है द प्लेजर ऑफ इमेजिनेशन, इसमें इन्होंने पहले तो 3 बुक के बारे में बात की, अलग अलग डिफरेंट 3 बुक्स के बारे में बात की, एंड 3 तरीके के, मतलब 3 तरीके के इन्होंने इमेजिनेशन बताए, एंड दैट वाज फर्स्ट अपीयर्ड इन 1744। बट 4th बुक को बाद में ऐड किया गया, और जब 4th बुक को ऐड कर दिया गया तो ये पूरी की पूरी पोयम को एक्सटेंसिवली रिवाइज किया गया, एंड इनकी पोयम को एक कंपाइलेशन में डाल दिया, और इनकी डेथ के बाद पोस्ट्यूमसली, मतलब इनकी डेथ के बाद एक कंपाइलेशन तैयार करके उसमें जो है सारी पोयम्स को डाल के उसे पब्लिश किया गया। द पोयम्स ऑफ मार्क एकेनसाइड दैट वाज पब्लिश्ड इन 1772। ओके, अब यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि द पोएम्स ऑफ मार्क एकेनसाइड जो है, इसमें इन्होंने इसमें इनके वर्क्स के बारे में बात की थी। इसको ना पोस्ट्यूमसली जो है पब्लिश किया गया था। द प्लेजर ऑफ इमेजिनेशन में इन्होंने कौन कौन सी बुक में किस तरीके के इमेजिनेशन के बारे में बात की, वो ध्यान रखना है। अगर हम फर्स्ट बुक की बात करें, देन ही डिस्कसेस द वेरियस काइंड ऑफ प्लेजर that you find or that you derive from the perception of beauty। मतलब perception of beauty से आप किस तरीके का pleasure derive करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इन्होंने सेकंड बुक में बात की है द प्लेजर यू डिराइव फ्रॉम द इमेजिनेशन ऑफ फिलोसफी। फिलोसफी की इमेजिनेशन से आप किस तरीके का जो है प्लेजर डिराइव करते हैं।
थर्ड बुक में इन्होंने बात की द प्लेजर टू बी फाउंड इन स्टडी ऑफ मैन, स्टडी ऑफ मैन। ओके, अब फोर्थ बुक के बारे में आप थोड़ा सा देख लेना। देखो फोर्थ बुक का मुझे कोई आइडिया है नहीं, लेकिन ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान रखेंगे। द प्लेजर ऑफ इमेजिनेशन में मार्क एकेनसाइड ने ब्लैंक वर्स का यूज किया, लेकिन ये ब्लैंक वर्स का आइडिया इन्होंने मिल्टन के वर्क से लिया। देखो यहां ध्यान रखना कि द प्लेजर ऑफ इमेजिनेशन में इमेजिनेशन का आइडिया इन्होंने जोसेफ एडिसन से लिया, वेयर एज अगर हम यहाँ पर अगर रिटन स्टाइल के बारे में बात करें तो इन्होंने यहाँ ब्लैंक वर्स का यूज किया है, दैट ही गॉट द इंस्पिरेशन फ्रॉम मिल्टन्स वर्क। लेकिन एक चीज ये भी आपको ध्यान रखनी है, ब्लैंक वर्स जो हैं इन्होंने इस बुक में, इस वर्क में जो, सॉरी इस पोयम में जो डाले हैं, इसको प्रेज किया सैमुअल जॉनसन ने। His political poem, An Epistle to Curio, which was a political poem, ध्यान रखना मतलब इसमें इन्होंने थोड़े से कंट्रोवर्शियल स्टफ डाले हैं। 1744 में ये जो है बुक पब्लिश हुई थी, एंड ये एक ब्रिलियंट सटायर है ऑगस्टन ट्रेडिशन के ऊपर। हम ऑगस्टन ट्रेडिशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर आपने ये नहीं देखी है मेरी वीडियो तो प्लीज़ एक बार आप देख लेना। तो यहाँ पर मार्क एकेनसाइड का हमारा जो टॉपिक है कंप्लीट होता है। अभी हम बात करेंगे क्रिस्टोफर स्मार्ट के बारे में। नेक्स्ट वन इज क्रिस्टोफर स्मार्ट। क्रिस्टोफर स्मार्ट के जो लाइफ स्पैन है दैट इज फ्रॉम 1722 टू 1771। ही इज बेस्ट रिमेंबर्ड फॉर हिज टू वर्क्स। फर्स्ट वन इज सॉन्ग टू डेविड, नेक्स्ट वन इज जुबिलेट एग्नो। दोनों ही वर्क इन्होंने जो है एक मैड हाउस की कन्फाइनमेंट में लिखे, एंड इट इज अ सेइंग दैट ही वॉज कन्फाइंड इन अ मेंटल जाइलम फॉर 7 years। 7 साल के लिए इनको कैद रखा था और वहीं पर इनकी डेथ भी हो गई थी। तो मैड हाउस के वॉल्स पर इन्होंने अपने वर्क की कुछ लाइनें भी लिखी हैं, एंड ये भी कहा जाता है दैट क्रिस्टोफर स्मार्ट नेवर कंप्लीटेड हिज वर्क, ये आधा ही छोड़ देते अपने कामों को। तो क्रिस्टोफर स्मार्ट ने अ सॉन्ग टू डेविड, जुबिलेट एग्नो, ये दोनों वर्क इन्होंने लिखे ड्यूरिंग हिज कन्फाइनमेंट इन द जाइलम, बट ये पार्टली रिटन है, पूरा कंप्लीट इनको नहीं किया गया। सॉन्ग टू डेविड अपीयर्ड इन 1763, जुबिलेट एग्नो डिड नॉट पब्लिश अंटिल 1939। मतलब इनको इस वर्क को, जुबिलेट एग्नो को पोस्टुमसली पब्लिश किया गया। अ सॉन्ग टू डेविड को जो है मिक्स्ड रिव्यू मिले थे, ना तो लोगों ने ज़्यादा इसे प्रेज किया ना ज़्यादा क्रिटिसाइज किया। एट द एज ऑफ 27 क्रिस्टोफर स्मार्ट बिकेम हैक राइटर। मतलब ये क्या करते थे, पैसे लेकर इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर इन्होंने अपनी क्रिटिकल एनालिसिस ख़त्म कर दी थी। देखो हैक राइटर्स वो होते हैं जो पैसे के हिसाब से अपने वर्क को तोलते हैं। तो हैक राइटर्स जो हैं वो पैसा लेकर लिखते हैं, जैसा भी उनसे लिखवाना चाहो वो लिख देते हैं, बस आप उनको पैसा दो। क्रिस्टोफर स्मार्ट ने 2 पॉपुलर मैगजीन्स में भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। फर्स्ट वन इज द मिडवाइफ, सेकंड वन इज द स्टूडेंट। एंड ये काफी अच्छे गुड टर्म्स में थे सैमुअल जॉनसन एंड हेनरी फील्डिंग के साथ। स्मार्ट वॉज इनफेमस। देखो एक वर्ड होता है फेमस, एक वर्ड होता है इनफेमस। फेमस तो क्या होता है, अच्छे कामों के लिए जाना जाना। इनफेमस का मतलब होता है जो बुरे कामों के लिए जाना जाता है। तो स्मार्ट की जो रेप्यूटेशन थी वो काफ़ी नेगेटिव थी, एंड ऐसा भी कहा जाता है कि ये ना जितना पे कर पाए उससे कहीं ज़्यादा डेट ले लिया करते थे। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा डेट में थे, ये उतना पे भी नहीं कर सकते थे। सो स्मार्ट जो हैं ये अपने किस रेपुटेशन की वजह से जाने जाते थे, नेगेटिव रेपुटेशन की वजह से, कि लोगों से ये इतना इन्होंने पैसा ले लिया, उतना उधार ले लिया कि ये वापस नहीं कर सकते उसको, ठीक है। एंड ये भी कहा जाता है कि ये मेंटल जाइलम में ही जब कन्फाइंड थे तभी इनकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे विलियम शेनस्टोन के बारे में। हिज लाइफ स्पैन इज फ्रॉम 1714 टू 1763। इनके बारे में बस आपको एक ही वर्क जो इनका है ध्यान रखना, द स्कूल मिस्ट्रेस। द स्कूल मिस्ट्रेस जो है 1741 में जो है लिख के इसको पब्लिश किया गया था। ये कौन से स्टैंजा में लिखी गई है, स्पेंसेरियन स्टैंजा में, तो ये ध्यान रखना।
फिर हम बात करेंगे थॉमस पर्सी के बारे में। थॉमस पर्सी इज मोस्टली नोन फॉर हिज रेलिक्स ऑफ एंशियंट इंग्लिश पोइट्री। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि थॉमस पर्सी का कौन सा वर्क है, रेलिक्स ऑफ एंशियंट इंग्लिश पोइट्री 1765 में से पब्लिश किया गया था एंड इट इज फर्स्ट ऑफ द ग्रेट बैलेड कलेक्शन। इसमें बैलेड को कलेक्ट किया गया था, विच वॉज the one work most responsible for ballad revival in English poetry that was a significant part of romantic movement. So ये जो वर्क है थॉमस पर्सी का रेलिक्स ऑफ एंशियंट इंग्लिश पोइट्री, इसमें इन्होंने बैलेड को कलेक्ट करके उसका एक तरीके से एकदम से बैलेड का रिवाइवल होने लगा था इस टाइम पीरियड में इंग्लिश पोइट्री में, एंड वहीं से शुरू हो जाती है रोमांटिक मूवमेंट। नेक्स्ट है थॉमस चैटरटन 1752 से लेकर 1770 और इनका वर्क है राउले पोयम। नेक्स्ट है जेम्स मैकफर्सन, द लाइफ स्पैन इज फ्रॉम 1736 टू 1796। ही वॉज अ स्कॉटिश राइटर, एक पोइट भी थे, लिटरेरी कलेक्टर, पॉलिटिशियन भी थे, बट इनको ट्रांसलेटर के तौर पर भी जाना जाता है एंड इन्होंने ओशन साइकिल जो एपिक पोएम्स थी उन्होंने इसको क्या किया था, ट्रांसलेट किया था। सो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ओशन जो थे ये एक नरेटर थे, एक ऑथर थे, इन्होंने ये वर्क लिखा था साइकिल ऑफ एपिक पोएम्स एंड इसमें जो है इन्होंने मिथिकल हीरो जिनका नाम है फिंगल, ये एक हीरो थे, इनके रोमांटिक एडवेंचर के बारे में जो है इन पोएम्स को लिखा है और इसी को ट्रांसलेट किया जेम्स मैकफर्सन ने। आई थिंक हमारा आज का ये टॉपिक जो है यही कंप्लीट होता है। फिर कल हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे रॉबर्ट बर्न्स के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन बाय बाय, एंड आप मेरे साथ टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं।